हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये टेस्ट आपका तीसरा होगा। इससे पहले दो टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं संस्कृति आईएएस के। ये टेस्ट नंबर थर्ड होगा। इस वीडियो में 140 प्रश्नों को कवर किए जाएंगे, जैसा कि आयोग अपनी परीक्षाओं में 140 प्रश्न पूछता है। इस वीडियो में आपके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के प्रश्न भी होंगे और उसके बाद लगभग 15 प्रश्न आपको रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आयोग अपने एग्जाम में पूछता है। पहला प्रश्न आपके सामने है। जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको पीडीएफ और उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वहां पर आपको शेयर कर दी जाएगी। तो पहला प्रश्न है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर किस अधिनियम की बात हो रही है? तो अधिनियम है आपका 99 वाला। तो इसका पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था। तो ये सही बात है कि जो 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत पहली बार किसी भारतीय को जो वायसराय की परिषद थी उसमें शामिल किया गया था। तो वो कौन सा व्यक्ति था? तो नाम आप याद रख लेना कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनको पहली बार वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था। तो नाम थे सत्येंद्र नाथ। ठीक है, सत्येंद्र नाथ। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लेना। सत्येंद्र नाथ सिन्हा इनका पूरा नाम था। इनको पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था और क्या पद दिया गया था? तो इनको विधि का पद दिया गया था। तो विधि पद के रूप में इनको पहली बार शामिल किया गया था। तो पहला कथन आपका सही होगा। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनात्मक और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लागू की थी। तो दोस्तों दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1909 अधिनियम की बात कर रही है, जबकि पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात हुई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो बात हुई थी वो 1919 का अधिनियम था। तो याद रख लेना दोस्तों वो कौन सा एक्ट था? 99 वाला एक्ट था। तो पहले प्रश्न में जो आपका सही विकल्प होगा वो पहला विकल्प आपका सही होगा, दूसरा विकल्प गलत, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो भी व्याख्या हो सकती है, लगता है कि यह प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, वो व्याख्या उस प्रश्न से संबंधित अवधि से डिस्कस की जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि सूत्र साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया यहाँ पर कि पारिवारिक अनुष्ठानों का उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। तो ये जो पहला विकल्प दिया गया है कि पारिवारिक अनुष्ठानों का जो उल्लेख है वो गृह सूत्र में, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। दूसरा है कि सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्र में मिलते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल क्या दिया गया है? सही विकल्प दिया गया है। आगे दिया गया शुल्भ सूत्र में यज्ञ देवी के निर्माण के लिए मापों का वर्णन किया गया है। तो ये भी कथन आपका क्या है? सही कथन है। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तीनों का तीनों कथन आपके सही दिए गए। तो आपको स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्भ सूत्र, तीनों सूत्रों के बारे में बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, पहले तो ये समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी कहाँ पर है। थोड़ा सा हल्का सा यूपी का हम मैप बनाते हैं और उसके बाद इसको समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा आकर साझा होती कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश का मैप बना दिया। अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट दिया गया दोस्तों, ये वाला पार्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट दिया गया है ये आपका नेपाल है। ठीक है, ये क्या है? तो आप याद रखना मैप में ये नेपाल है और नेपाल के साथ केवल उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ लगे हुए हैं? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर केवल केवल कितने? 8, माफ कीजिए 7 जिले। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले ही नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि नेपाल के साथ कितनी सीमा टोटल लगी हुई है भारत की या उत्तर प्रदेश की, तो याद रख लेना यहाँ पर जो टोटल सीमा लगी हुई है वो आप याद रख लेना दोस्तों, ये 559, माफ कीजिए 579 किलोमीटर। तो 579 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ सीमा साझा होती है, या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। तो ये तो कथन अभी हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार केवल केवल दूसरा कथन सही होगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल आपकी कौन सी है? गन्ना है।
दूसरा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन विशेष रूप से वाराणसी एवं प्रयागराज में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण या सर्वाधिक जो नकदी फसल है वो तो गन्ना है, तो ये विकल्प आपका सही होगा। दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। गलत का रीजन है कि गन्ने का जो उत्पादक विशेष रूप से किया जाता है वो वाराणसी में तो नहीं किया जाता और ना ही प्रयागराज में किया जाता। ये कहाँ पर किया जाता है, तो याद रख लेना दोस्तों, ये तराई क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो तराई क्षेत्र में, या फिर आप याद रख लेना मेरठ वाला जो क्षेत्र दिया गया मित्रों, उस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मेरठ के निकटवर्ती जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये क्षेत्र विशेषकर गन्ना की उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार इस विकल्प का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 4 प्रश्न कंप्लीट हुए, उनसे संबंधित जो भी व्याख्या थी वो हमने डिटेल से डिस्कस की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया, प्रश्न नंबर 5वां है कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न दे रहा है, इसका पहला विकल्प के इसकी फर्श पक्के ईंटों का बना था। ठीक है, इसका फर्श पक्के ईंटों का बना था। तो ये मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बात कर रहा है। तो ये प्रश्न पूछेगा कि विशाल स्नानागार हमें कहां से देखने को मिला है, तो ये दोस्तों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका फर्श कैसा था, तो इसका फर्श पक्का था। ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय स्नान करने के लिए किया जाता था। तो ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो विशाल स्नानागार से ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला कि विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। दूसरा ये पक्की ईंटों का बना हुआ था इसका फर्श। तीसरा इसका जो प्रयोग था वो धार्मिक अनुष्ठान के समय स्नान करने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों ही विकल्प सही होंगे। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, एक और दोनों ही सही होंगे। आगे बात करेंगे, छठा प्रश्न है कि बेरल के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों में से सही जवाब का चयन कीजिए। ठीक है, तो बैरल के संदर्भ में क्या क्या आपका सही हो जाएगा। जैसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। तो ये जो 100 लीटर दे रहा है ये दोस्तों गलत हो जाएगा। एक बैरल में जो लीटर की संख्या पूछी जाती है वो आपकी 59 लीटर होती है। ठीक है, कितनी, 59 लीटर होती है, 159, यानी 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा है कच्चे तेल के मापन में बैरल का प्रयोग किया जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है कि बैरल का जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है, तो याद रखेंगे कच्चे तेल के मापन में। इसीलिए दूसरा कथन आपका सही है, पहला गलत है। अब याद रख लेना कि एक बैरल बराबर कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन पढ़ेंगे कि इस दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक, यहाँ दे रहा है कि इस दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरदृष्टि जो दोष है ना दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसे समझे कि दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ पर हालांकि ये दिया गया देखिए दूरदृष्टि दोष के संदर्भ में बताना है। तो कह रहा है कि इस दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, उस वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसीलिए पहला गलत है। दूसरा कि इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस लेंस के निवारण के लिए आपको यहाँ पर जो लेंस का प्रयोग करेंगे वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके दोस्तों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर कथन देखेंगे, पहला जो कथन दिया गया वो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है। दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य। तो नीचे देखे कूट से सही जवाब का चयन करना है। तो दोस्तों पहला कथन आपका बिल्कुल सही है कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। दूसरा है जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर ऐसे आप समझें कि वर्तमान में 28 राज्य है प्लस 2 संघ राज्य है। 2 संघ राज्य कौन कौन से, एक आपका दिल्ली वाला, ठीक है, और दूसरा आपका पुदुचेरी वाला। पुदुचेरी यहाँ पर इसी को बोला जाता है पांडिचेरी। इन दोनों राज्यों में क्या विधानसभा है, तो 28 राज्य की विधानसभा प्लस इन 2 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दूसरा कथन भी सही और पहला कथन भी सही।
तीसरा के पांडिचेरी, क्योंकि पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो इसीलिए तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, विकल्प नंबर ए। 9वां प्रश्न आपके सामने मित्रों। 9वां प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट के माध्यम से विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, दूसरी तरफ उन अनुच्छेद से संबंधित विषय वस्तु दी गई है। सबसे पहले दिया गया आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, क्या कहता है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए योग्यताओं का निर्धारण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये 3rd पर जाएगा। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखने कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में किन चीजों का वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि 100 वाट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रतिदिन कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। आप ऐसे समझे कि 100 वाट का क्या है, बल्ब है एक, और इसको डेली 10 घंटे जलाया जाता है, तो आप 10 का इंटू करेंगे तो टोटल कितने वॉट निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 1000 वॉट। और 1000 वाट में 1 यूनिट होती है, तो आप ऐसे समझे कि 1000 से 1000 कटेगा, 1 यूनिट निकल के आ जाएगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि इन्होंने भारत नौजवान सभा के गठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा कथन है कि नौजवान सभा का कार्य किसान और मजदूरों के बीच राजनीतिक जागरूकता का प्रसार करना था। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, भगत सिंह के बारे में कहा जा रहा है। ये जो 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा, ये दोनों के दोनों कथन आपके मित्रों क्या है, सही कथन हो जाएंगे। याद रखेंगे दोनों कथन सही है, यानी भारत नौजवान सभा का जो गठन था वो महत्वपूर्ण भूमिका के लिए किया गया था। वो क्या क्या थी महत्वपूर्ण भूमिका, वो थी एक तो किसान और दूसरी थी मजदूरों को जागरूक करना। तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताने हैं। पहला कि इस काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। दूसरा, दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। तो ये 12वां प्रश्न है। तो 12वां जो प्रश्न है ये आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला आपका सही होगा। क्यों सही होगा कि स्त्रियों की बात कर रहा है, ऋग वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदस में भाग लेती थी, तो ये आपका ऋग वैदिक काल की घटनाओं से संबंधित कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कि दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था, तो दोस्तों दासों को कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था, इसीलिए दूसरा कथन गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहले तो ये समझ लेते कि ये निंदा प्रस्ताव है क्या, ठीक है, क्यों इतना हाईलाइट रहा है। याद रखेंगे लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकार का कारण बताना आवश्यक होता है। पहले तो ये समझें कि जो निंदा प्रस्ताव इसको लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताया जाता है, इसीलिए पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता, इसीलिए दूसरा वाला कथन आपका क्या है, गलत है। पहला कथन सही, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे जब भी निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद या मंत्री को त्यागपत्र नहीं देना होता। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 14 में पहला तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है या ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में वर्णन दिया गया है। अब प्रश्न कह रहा है कि इसे लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। दोस्तों धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं, विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था और परसों जो हमने टेस्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था उसमें भी बताया था कि आपको आकृतियों की गणना करनी आनी चाहिए। कैसे आकृतियों की गणना की जाती है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में, कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा आकृतियों की गणना से संबंधित,
उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि आकृतियों की गणना कैसे की जाती है। क्योंकि आकृतियों की अगर गणना आपको करना आ गया तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया आकृतियों की गणना से। जिस आकृति आपके सामने दी गई इसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। अब आप देखिए कैसे काउंट करेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की। एक त्रिभुज आपका ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये और एक ये। तो ये सिंगल फिंगल त्रिभुजों की संख्या आपके सामने जो निकल कर आ रही है अभी वो आ रही है आपके 5। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और एक आपका ये 5, 5 त्रिभुज आपके सिंगल फिंगल निकल के आ गए। छठे त्रिभुज की बात करेंगे तो छठा त्रिभुज आपका देखिए कहाँ से बनेगा। अब देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और छठा त्रिभुज आपको बनाना है तो वो कहाँ से बनेगा। आप इस आकृति पर आएंगे, ठीक है, कौन से, इस आकृति पे सीधा जाएंगे, ठीक है, और इस प्रकार से आप मुड़ेंगे। ऐसे जब जाएंगे तो आपका एक त्रिभुज ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही त्रिभुज आपका इस आकृति से निकल के आएगा, एक ध्यान रखना, एक आपका इस आकृति से निकल कर आएगा। तो 2 त्रिभुज आपके कितने कौन से हुए, ये वाले, ठीक है, 2 त्रिभुज आपके ये हुए, ठीक है ना। और एक त्रिभुज आपका ये बीच से बनेगा, इन तीनों को मिलाकर ऐसा वाला आप देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बन गया। तो 3 त्रिभुज आपके ये हुए, कौन कौन से वाले, तो प्लस आप क्या करेंगे, 3 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, 3 इसमें क्या करेंगे आप, इसमें प्लस कर देंगे। कितने त्रिभुज हुए, 5 और 3 8 त्रिभुज हुए। अब ये देखिए कौन कौन से और त्रिभुज यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि अभी और कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाले त्रिभुज हुए, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली लाइन से उठाएंगे आप, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको रफ करते हैं क्योंकि आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज आपके काउंट हो चुके हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इस वाली लाइन से, देखिए एक ऐसे जाएंगे, ठीक है, एक ऐसे जाके और यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाली लाइन पे आना है और एक त्रिभुज आप यहाँ से बना देंगे। एक त्रिभुज ये बना, इसी प्रकार आप एक त्रिभुज देखिए आपने यहाँ से बनाया होगा और एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा होगा। यहाँ पे जाओगे सीधा यहाँ पर आना और यहाँ से सीधा यहाँ पर जाना, तो 2 त्रिभुज आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लस इसमें 2 और करेंगे तो कितने हुए, 5 और 2 7 और 3 आपके हो गए 10 त्रिभुज हुए। और काउंट कर लो एक आध कोई, क्योंकि ये वाला त्रिभुज हम पहले बना चुके हैं, ये वाला त्रिभुज पहले हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 होगा नहीं, क्योंकि 8 से ज्यादा संख्या है, 9 से भी ज्यादा संख्या है, 10 होगा आपका विकल्प नंबर बी, ठीक है। तो आप इस त्रिभुज की जो आकृति दी गई आप इसको काउंट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका होता है आप इनको एक कार्य और कर सकते हैं, इनको ABCD के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे ABCD के फॉर्मेट में, आप यहाँ पर देखिए A मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप B मान लीजिए, हर पॉइंट पर एक चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर C, यहाँ पर D, ठीक है, यहाँ पर E, इसको F, ठीक है, इसको G, यहाँ पर H I और यहाँ पर J, ठीक है। इनको हमने एक एक पॉइंट दे दिया। अब आप इन सबको एक एक पॉइंट से बना लीजिए। जैसे पहला त्रिभुज बनाएंगे आप AHB, तो एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा बना लेना ये वाला, 2 त्रिभुज हुए, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक त्रिभुज बनाएंगे, 3 त्रिभुज हुए। एक त्रिभुज आपका ये होता है 4 त्रिभुज हुए। एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा 5 त्रिभुज हुए, ठीक है, सिंगल सिंगल वाले। फिर आप यहाँ से एक उठा लेंगे ऐसे वाला, आने के बाद एक आपका ये वाला त्रिभुज हुआ, फिर एक आपका ये वाला त्रिभुज हुआ, एक आपका बीच वाला त्रिभुज हुआ। इस तरीके से आप बनाएंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। जिसको भी संशय हो वो इस चित्र को काउंट करके भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है कितने त्रिभुज होंगे, 10 ही त्रिभुज निकल के आ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों, ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है कि एक व्यक्ति 50 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। हम मानते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, 50 मीटर, वो कहाँ गया, उत्तर दिशा में गया, ठीक है। कितने मीटर, 50 मीटर उत्तर दिशा में गया, और उत्तर दिशा में जाने के बाद वो किस ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ा तो किस दिशा में मुड़ा होगा, इस दिशा में मुड़ा होगा, ठीक है। अब वो कितने मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ा, और 35 मीटर चलता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये 35 मीटर चला। 35 मीटर चलने के बाद फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो 35 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर आएगा, इधर आएगा। और वो कितना चलता है, पूर्ण 35 मीटर चलता है। तो वो फुट 35 मीटर ये वाली दूरी आप तय करेंगे, 35 मीटर वाली, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है अंत में वो दाईं ओर मुड़ा और फिर 35 मीटर चला, तो वो अंत में दाईं ओर मुड़ेगा तो 35 मीटर आपका ये चलेगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे उसका जो मुख है वो आपका इस दिशा में खड़ा हुआ है, और ये दिशा कौन सी होती है, तो सबको पता है ये दिशा आपकी दोस्तों कौन सी होती है, ये दिशा होती है आपकी पश्चिम दिशा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, जो हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको करा देंगे।
अगला प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कि यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात हो रही है किसकी? एंजिल जलप्रपात की। ठीक है, एंजिल जलप्रपात की। और ये जो योगाना का जो पठार है उस पर ये स्थित है। तो पहला जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही दिया गया है कि एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये योगाना के पठार पर भी स्थित है। दूसरा कह रहा है कि यह जलप्रपात अमेजन की सहायक नदी नीग्रो पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कैरोनी। ठीक है, नदी का नाम आपको नोट करना होगा, कैरोनी। ये कैरोनी नदी पर स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा? केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, बताइए। यहाँ पर जो विकल्प में दिया गया उससे बताएंगे कि कौन कौन सा देश है जो काला सागर की सीमा पर स्थित नहीं है, क्योंकि वाक्य में आप देखेंगे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे काला सागर। ये जो काला सागर आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि काला सागर इस तरीके से है और ये दो महाद्वीपों के बीच सीमा रेखा बनाता है। एक तरफ आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एक तरफ एशिया महाद्वीप और दूसरी तरफ आपका यूरोप महाद्वीप। तो काला सागर कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में? एशिया महाद्वीप और यूरो महाद्वीप के मध्य में स्थित है। काला सागर के तट पर देखिए बहुत सारे देश बने हुए हैं, जिसमें एक आपका रूस आता है, तो रूस आपका काला सागर के तट पर है। ठीक है, दूसरा आपका इसी में तुर्की है, जैसे हम तुर्की कहते हैं, ये भी आता है आपका। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है जॉर्जिया, ये भी काला सागर के तट पर आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक शहर दिया गया जिसका नाम है अजरबैजान। तो अजरबैजान काला सागर के तट पर नहीं आता। अजरबैजान किसके तट पर आता है? तो आप याद रख सकते हैं, अजरबैजान जो आता है वो कैस्पियन सागर के तट पर आता है। ठीक है, किसके सागर के तट पर आता है? तो कैस्पियन सागर के तट पर आता है। ये जो विश्व की सबसे बड़ी झील है उसके तट पर आता है। तो इसीलिए विकल्प नंबर क्या होगा? डी, अर्थात केवल एक देश है जो इसकी सीमा पर नहीं आता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ में शामिल है? ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ में शामिल है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए साथियों कि नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था। तो ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था ये जून 2014 में प्रारंभ हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, जून 2014 में प्रारंभ हुआ था और ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, किसकी योजना है? याद रखेंगे ये दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है। पहला सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है, इसमें शामिल है। दूसरा है गंगा ग्राम योजना, ये भी इसमें शामिल है। और तीसरा है वनीकरण, ये भी इसमें शामिल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे थे इसमें, जैसे एक आपको देखने को मिल जाएगा इसी का अधीन जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता किसकी बात हो रही है? गंगा गंगे कार्यक्रम जैव विविधता, ये भी इसी का अधीन आता था। एक इसी में आ जाएगा जनगणना, जन जागरण, माफ कीजिए, गणना नहीं, जन जागरण, ये भी इसी के अधीन आता था। ठीक है, किसके? नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन आता था। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर इसके अधीन आते थे। विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अति महत्वपूर्ण दिवस दिए गए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो आप चाहें तो इस प्रश्न को वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में डाल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों सभी को पता होता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब 3 से सुमेलित करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 5 जून हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस की बात करेंगे तो ये दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बचा विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये दोस्तों आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सारे सुमेलित हो जाएंगे और इस सुमेलित करने के बाद अपना टिक कर देंगे कि विकल्प नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका डी आपका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका टिक कर देंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि नीचे 2 कूट दिए गए, एक कूट और एक कारक है, इन दोनों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन कहता है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है। दूसरा है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होती है। हमसे पूछा है कि कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पर कथन सही की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया ये भी सही दिया गया, दूसरा कथन कारण दिया गया ये भी सही दिया गया, और ये घरेलू सिलेंडर वाला जो है ना, आर वाला, ये एक ही सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे घरेलू सिलेंडरों में जो गैस होती है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि करंट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है CVC। ठीक है, क्या कहा जाता है? CVC कहा जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग।
अब पूछा गया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन के संतानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो आप यहाँ देखेंगे इसका कार्य होता है केंद्र सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार में नियंत्रण को स्थापित करना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण से समिति की सिफारिश करता है। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 का सही हो जाएगा। दूसरा है इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और अधिकतम 2 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका कथन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी डेट याद रख लेना, सीबीसी की स्थापना होती है 11 फरवरी। ठीक है, डेट भी आपको आनी चाहिए, 11 फरवरी 1964 में इसका गठन किया जाता है। और वो समिति कौन सी थी, तो समिति का नाम याद रखेंगे के संतानम समिति, के संतानम समिति। तो इस प्रकार विकल्प कौन सा होगा, सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली मृदा के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे लाल मृदा की बात करें दोस्तों, तो लाल मृदा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा की बात करें तो काली मृदा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थली मृदा की बात करें तो मरुस्थली मृदा दोस्तों आपकी मथुरा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और लवड़ी और क्षारी मृदा की बात करें तो ये आपकी अलीगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो 4 मृदा, चारों आपको जिले याद रखने हैं, कौन सी मृदा कौन से जिले में पाई जाती है, क्योंकि मृदा से संबंधित एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। पहला कथन कह रहा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से की जाती है या से जाना जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। हमसे पूछा कि कौन कौन से कथन सही है, उनका चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया ये आपका बिल्कुल सही दिया गया, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो यहाँ पर दे रहा संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, तो ये गलत हो जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण तो राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या लगता है याद रखेंगे, उस समय तो राष्ट्रपति का शासन लगता है। ठीक है, ना कि राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात कब कब लगता है, तो इसकी डेट आप याद रख लेना, राष्ट्रीय आपात कब कब लगता है। एक तो आर्टिकल पूछा जाता है तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद में। ठीक है, तो अनुच्छेद कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये लगता है सशक्त विद्रोह या युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो इसीलिए विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा, केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, दोनों कथनों को पढ़ेंगे फिर आप इसको टिक करेंगे। जैसे पहला कथन दे रहा है कि मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक सिक्के मिलते हैं। ठीक है, तो ये पहला कथन आपका हो गया, पहला कथन कैसा है, सही है बिल्कुल। दूसरा गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए गुप्त काल के शासकों की अगर हम बात करें यहाँ पर, हालांकि दिया नहीं ऑप्शन में, आप यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है गुप्त काल के शासकों से। ठीक है, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, तो ये दोस्तों सोने के जो सिक्के थे ये गुप्तों ने सर्वाधिक जारी किए। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुक्त निपात में किसको अन्नदा, वन्नदा और सुकदा कहा गया है। यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, अन्नदा, दूसरा वन्नदा और तीसरा है सुकदा। ये किसको कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्त आपको गाय को कहा गया। क्योंकि देखो अन्नदा यानी अन्नदा थी, वन्नदा और तीसरा था सुकदा। तो ये तीनों के तीनों जो शब्द दिए गए दोस्तों, ये तीनों शब्द आपके किसमें दिए गए हैं, याद रखेंगे सुक्त निपात में कहा गया है। अगर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मिशन शामिल है। यहाँ पर हमसे पूछा गया राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से आते हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो कार्य हुआ था वो 30 जून 2008 को हुआ था। ठीक है, 30 जून 2008 को हुआ था। और इस कार्यक्रम के आधार पर इसमें हमने कुल लगभग 8 राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को शामिल किया गया था, जिनमें एक थी आपकी सौर, राष्ट्रीय सौर मिशन, तो एक ही हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आता है राष्ट्रीय सतत विकास निगम और चौथा आता है हिमालय। तो ये चारों के चारों आएंगे, विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। यहाँ पर 28वां प्रश्न है। याद रखेंगे ये जो
जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में किस प्रकार का संबंध है? तो दोस्तों ये ऋणात्मक संबंध है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला, एक घड़ी में 12:30 पर घंटे मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है। देखिए ये घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक घड़ी बना लेंगे इस तरीके से, ये 12 और ये आपके 6, ये आपके 3 और ये आपके 9, ये हमने घड़ी बना ली। ठीक है, अब पूछा गया है कि 12:30 हो रहे हैं, तो आप ऐसे समझेंगे कि जो मिनट वाली सुई है वो इस तरीके से होगी और घंटी वाली सुई आपकी इस तरीके से होगी। हमसे पूछा है कि इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों जब दो सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं या इस तरीके से होती है, तो इनके बीच जो संबंध बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। बट यहाँ पर 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो देखिए 180 डिग्री आप मान के चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मिनट कितना है, तो मिनट है आपका दोस्तों 30 मिनट है, तो मिनट वाली सुई कहाँ चल रही होगी, मिनट वाली, क्योंकि ये वजह 12:30, तो 12 यहाँ हो गया, 30 मिनट यहाँ होगा, तो 12 मिनट वाली सुई इधर होगी, तो 30 मिनट का आधा कर देंगे 15 मिनट, तो 15 मिनट आप इसमें से माइनस करेंगे तो 1 घंटा 65 मिनट निकलेगा, अर्थात 1 घंटा 65 मिनट, अर्थात ये समझेंगे कि 165 डिग्री का कोण बनेगा। तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला, लुप्त पद ज्ञात कीजिए या लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको बतानी है कि दी गई विकल्प में किस तरीके से आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटी संख्या यानी 1 से। 1 कैसे बना, तो 1 बना दोस्तों, आप इसके लिए देखिए 1 से हमारा आ रहा अगला 9, तो 9 कैसे आएगा, तो हमने क्या किया, 1 उठाया, ठीक है, और 1 का वर्ग किया तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, 1 के बाद आता है 3, विषम संख्याओं को ले रहे हैं, 3 का वर्ग उठाया तो कितना हो जाएगा, 9। आगे हम उठा रहे हैं 5, देखिए 1 उठाया, 3, फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक है, उसके बाद 11, ऐसे तो उठाते हैं। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग, माफ कीजिए 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121। तो यही तो सीरीज है, 1, 9, 25, 49, 81। 81 के बाद कितना आएगा, तो आप याद रखेंगे 81 के बाद आएगा 121, यानी 11 का वर्ग, विकल्प नंबर सी। तो ये आपको टर्म याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल 2 कथन दिए गए, दोनों कथनों पर आप विचार करके आप इसको दिए गए विकल्प के माध्यम से सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए देते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। ये कह रहा है यहाँ पर देखिए कि भारत का बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित है। भारत का बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पूर्व में स्थित है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो बैरन द्वीप है ये ग्रेट निकोबार में नहीं पड़ता दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है, मध्य अंडमान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो याद रख लेना दोस्तों, ये आपका मध्य अंडमान में पड़ता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है, तो पहला कथन गलत। दूसरा है भारत का नारकोंडम द्वीप, ठीक है, ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम द्वीप कोको चैनल के पश्चिम में स्थित है। कहां पर बता रहा है ये, नारकोंडम द्वीप कोको चैनल के पश्चिम में स्थित है, तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो नारकोंडम द्वीप है कोको चैनल के पश्चिम में स्थित नहीं है दोस्तों, कोको चैनल के पूर्व में स्थित है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके गलत हैं, सही इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बात हो रही किसकी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। पहला है कि वृक्षों की संघनता के कारण सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वन में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता तो वहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, 32 का पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरा कि इन क्षेत्रों में स्पूस, देवदार, चीड़ वृक्षों की संघनता पाई जाती है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। इसीलिए विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि दोनों कथन यहाँ पर भी दोस्तों आपके कैसे हैं, गलत कथन पाए जाते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, बताइए, संघर्ष का प्रमुख कारण। तो दोस्तों देखिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों जो साम्राज्य हैं ये दोनों दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं, और इन दोनों क्षेत्रों या दोनों साम्राज्यों के बीच जो टकराव का कारण है वो एक तो आपका तुंगभद्रा क्षेत्र दोआब था, दूसरा कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा था वो था, तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश ये भी था। तो उपयुक्त तो सभी आपका सही जवाब होगा कि जो ABC में दिया गया ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण थे। अगला महमूद गवाह
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताने हैं। अब महमूद गवाह के बारे में पहला कथन दिया गया है कि इसने साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया था। तो याद रखेंगे महमूद गवाह ने अपने प्रांतों को कितने में, तो याद रखेंगे 8 प्रांतों में विभाजित कर रखा था अपने साम्राज्य को। दूसरा है उसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ये दोनों कथन किसके बारे में, महमूद गवाह के बारे में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महमूद गवाह किसका सबसे बड़ा संरक्षक था। तो दोस्त याद रखेंगे महमूद गवाह कला का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है। ठीक है, पहला कथन दिया गया 35 का कि हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा उद्योग है। ये दोस्त आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कृषि क्षेत्र के बाद। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो आपका कृषि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, कृषि। और कृषि के बाद दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, तो याद रखेंगे हथकरघा उद्योग ही आता है नंबर 2 पर। ठीक है, तो इसीलिए आपका गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, हथकरघा उद्योग का गठन उत्तर प्रदेश में वर्ष 1972 में राम सहायक आयोग की संतुष्टि पर किया गया था। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले यूरेनियम भंडार के बारे में विचार कीजिए। अब पहले तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत में यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य उसका नाम है झारखंड। झारखंड ये आपका अग्रणी राज्य। तो एक तो फैक्ट आपका ये हो जाएगा। दूसरा, इसका सर्वाधिक भंडार ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में अगर भंडार की बात करें तो ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा, पहला कथन आपका गलत, विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत दूसरी तरफ देश दिए गए कि कौन सी पर्वत श्रेणी कौन से देश में पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू कुश की। तो हिंदू कुश जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों आपकी एशिया में पाई जाती है। एटलस की बात की जाए तो एटलस जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों आपकी एटलस, वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो आप इसको अफ्रीका से सुमेलित कर देंगे। मैकडोनेल की बात करें दोस्तों तो मैकडोनेल जो श्रृंखला है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया पे टिक करेंगे। रॉकी पर्वत की बात की जाती है दोस्तों आपकी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो आप इसको यहाँ पर सुमेलित करेंगे और चेक करेंगे कि विकल्प नंबर डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नृत्य है। बताइए, यहाँ पर 3 नृत्य दिए गए, कौन कौन से नृत्य को इसमें शामिल किया गया है। जैसे छऊ नृत्य दिया गया, इसको शामिल किया गया किसमें, यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो छऊ को नृत्य को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा यहाँ पर कालवेलिया, इसको भी शामिल किया गया है। तीसरा गरबा, इसको भी शामिल किया गया। तो विकल्प डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखना इस प्रश्न को। अगला है भारत की आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 सुमेलित जोड़े दिए गए। एक तरफ क्या दिया गया, क्षेत्र, दूसरी तरफ कृषि की पद्धति दी गई है। ठीक है, अब आप इसको आराम से बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कौन सी पद्धति होती है कृषि की, तो वो होती है बेवर। तो ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी पद्धति लागू होती है, पोंडू। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पूर्व उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दे रहा है मिल्पा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए माफ कीजिए दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। इसमें क्या होगा, विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ये जो मिल्पा पद्धति पाई जाती है ये आपके पूर्व उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। पूर्व उत्तर प्रदेश में झूम खेती पाई जाती है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झूम खेती कहाँ पाई जाती है, पूर्व उत्तर प्रदेश में। और मिल्पा जो क्षेत्र पाया जाता है ये आपके मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है। तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं एक बार पुनः आपसे माफी मांगता हूँ गलत बताने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो खेती की जाती है, या पर माफ कीजिए उत्तरी पूर्वी भारत में जो खेती की जाती है वो आपकी झूम की खेती की जाती है। ठीक है, जो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। अगला जब प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कितने युग्म सही है। पहला है अनुसंधान दिए गए, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। जैसे एक कह रहा है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, ये आपका कथन सही है।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपके कहाँ पर दिया गया, तो आप इसको नोट कर लेना, ये आपके बरेली में दिया गया है। ठीक है, बरेली में दिया गया है। बरेली में भी कहाँ पर, तो याद रख लेना इज्जत नगर में, इज्जत नगर। ठीक है, ये कानपुर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। अगला है कि केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा विद्यालय, तो आपके दोस्तों कहाँ पर दिया गया है? केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा विद्यालय आपके मुंबई में दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये आपके मुंबई में, तो ये भी दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ये आपके पंतनगर उत्तराखंड में, तो ये आपका सही दिया जाएगा। हमसे पूछा कितने युग्म सही हैं, तो 2 युग्म सही है, पहला और चौथा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अव्यकथन दूसरे को कारण कहा गया है, उन दोनों को पढ़ेंगे और उसके बाद सही जवाब देंगे। अव्यकथन कह रहा था कि भारत विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, नंबर 2 का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 1 पर आपका चीन आता है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन आता है? चीन आता है। भारत का गेहूं उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है, ये आर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए असत्य है, आर सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बायोमास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, बायोमास के बारे में पूछा गया है। देखिए, बायोमास के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक जानकारी कि बायोमास कृषि, पशु और मानव अवशिष्ट से प्राप्त होता है। तो ये फैक्ट आपका कंप्लीट है कि बायोमास किससे? कृषि, पशु और मानव अवशिष्ट से प्राप्त होता है। तो ये तो कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका उपयोग ईंधन, बिजली और ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ईंधन, बिजली और ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। तो दोनों कथन आपके सही हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता संरक्षण के कारण है? बताइए दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण के कारण है। एक तो एक दिवस पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जिनको पता है वो कमेंट में फटाफट फेंक के मारेंगे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, उसके पूछा गया कि जैव विविधता क्षरण के कारण कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, जैव विविधता के क्षरण या इसको कह सकते हैं जैव विविधता के विनाश के कारण। तो विनाश के कई सारे कारण होते हैं, जैसे पहला आपका जलवायु परिवर्तन। ठीक है, एक आपका क्या दिया गया है? जलवायु परिवर्तन, तो ये हो जाएगा। दूसरा, आक्रमण विदेशी प्रजातियां, तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां भी इसी के अधीन आती हैं। तीसरा, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा क्या? तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए तीनों के तीनों कथन आपके क्या है? इसके विनाशकारी कारण है, विकल्प नंबर डी होगा। एक कमेंट आपको करके बताना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए फटाफट। राजस्व घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, बताइए। 44 का क्या हो जाएगा? याद रखेंगे दोस्तों, राजस्व घाटे के संदर्भ में पहला कथन कह रहा है कि यह कुल व्ययों की कुल प्राप्तियों पर आधारित को प्रदर्शित करता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, तो यह भी कथन सही है। तीसरा, भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, तो दोस्तों ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे, राजस्व घाटे के बारे में भारत में सबसे पहले किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के इससे पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में बजट का जनक, ठीक है, 45वां प्रश्न है। आप टोटल ये भी बताएंगे कि आपने टोटल कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा जेम्स विल्सन को। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, जेम्स विल्सन को। क्योंकि भारत में जो बजट का जनक है इन्हीं को माना जाता है। पहली बार बजट जो भारत में पास हुआ था वो 1860 के आसपास आपको देखने को मिला होगा, भारत में पहला बजट। इन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था 1860 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रावधानों के बारे में कौन कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया कि कौन कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, पहले कथन पर जाएंगे। पहला कथन कह रहा है, पहले तो ये समझ लो कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो ये अधिवेशन दोस्तों आपका 1929 में हुआ था, 1929 में। अब इसमें क्या क्या नहीं हुआ था या कौन कौन से कारण नहीं है। पहला कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का जो निर्णय लिया गया था वो लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया था। तीसरा, कि सरकारी समितियों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी समितियों के पूर्ण बहिष्कार का भी जो निर्णय लिया गया था वो भी यहीं पर आपका हो जाएगा। अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित मुंडी मैन समिति में भारतीय सदस्य के रूप में शामिल नहीं था। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि कौन सा भारतीय व्यक्ति इस समिति में शामिल नहीं था। समिति का नाम है मुंडी मैन समिति। तो बताइए कौन सा व्यक्ति इसमें नहीं था। जैसे यहाँ पर बात करें मुंडी मैन समिति की, तो इस समिति का जो गठन हुआ था वो दोस्तों 1924 में हुआ, और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1925 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब इसमें देखिए आरपी पर ये भी शामिल थे, तेग बहादुर सप्रू भी शामिल थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। इसीलिए विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, गणित से प्रश्न आया है, और गणित में भी टॉपिक कौन से का है, तो आप याद रखेंगे ये टॉपिक है आपका औसत का, एवरेज का टॉपिक है। कह रहा है कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 50 सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है n+1, n+1। तो 50 की बात कर रहा है, 50 + 1 = 51, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कह रहा है कि यह गैर लाभकारी संगठन है। किसकी बात हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह गैर लाभकारी संगठन है, तो ये बिल्कुल कथन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही कथन होगा। क्योंकि हमसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही कथन हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए शीर्ष संस्था है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही जवाब है, दूसरा वाला भी। तीसरा है कि यह देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि यह देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। चौथा, इसका जो हेड क्वार्टर है वो अहमदाबाद में, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का जो हेड क्वार्टर दोस्तों वो आपका मुंबई में दिया गया है। तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, याद रख लेना, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है, आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। 4 दिए गए, चारों में से बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। पहला डिब्रू सेकोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों डिब्रू से पता चल रहा है कि डिब्रूगढ़ जो ट्रेन जाती है वो असम के लिए जाती है। ठीक है, तो डिब्रू से बहुत सारी चीजें असम में, तो पहला तो सही सुमेलित है। दूसरा है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है पूर्वोत्तर भारत का, तो ये मिजोरम में नहीं होगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, मणिपुर में। और मणिपुर में भी एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, लोकटक झील, उस झील में ये देखने को मिलता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। आगे आपके सामने दिया गया बलफ करम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ दे रहा मेघालय, तो ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। तीसरा वाला गलत था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, और कौन सा सही है, चौथा सही है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कर या करों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो अभी हाल ही में जीएसटी से कौन कौन से टैक्स को बाहर रखा गया है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जीएसटी के दायरे में निम्नलिखित में से किस किस को बाहर रखा गया है। उसमें एक तो आता है पीने योग्य अल्कोहल, जैसे शराब वगैरह होती है ना, उसको जीएसटी से कर से बाहर रखा गया है। कितने शर्म की बात है कि जिस चीज पर सबसे ज्यादा टैक्स होना चाहिए उसको टैक्स फ्री कर रखा है, और जिस चीज पर टैक्स फ्री होना चाहिए उस पर टैक्स लगा रखा है। उसकी बात कर रहा हूं मैं एजुकेशन सिस्टम के। एजुकेशन पर आपसे टैक्स लिया जाता है, जबकि अल्कोहल पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाता। दूसरा आपके सामने सीमा शुल्क, ये भी टैक्स फ्री कर रखा है, टैक्स से बाहर कर रखा है, जीएसटी से बाहर है। अगला आपके सामने यहाँ पर देखिए 2 कथन हो गए, और तीसरा कथन आपके सामने यहाँ पर दिया गया, देखिए प्राकृतिक गैसें। ठीक है, तो प्राकृतिक गैसें, तो इन तीनों को क्या कर रखा है, जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि मेरिट वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला जो कथन दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि इसकी सामाजिक मांग व्यक्तिगत मांग से अधिक होती है। दूसरा, इसकी आपूर्ति का निर्धारण सामाजिक मांग द्वारा किया जाता है। तीसरा, ऐसी वस्तुओं पर यूजर्स चार्ज लगाए जा सकते हैं। तो ये 3 कथन आपने पढ़े। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मेरिट वस्तुओं के संदर्भ में। अब इनके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आइए नजर डालते हैं। ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिए गए, ऑप्शन इस तरीके से दिए गए, और पूछा है इनमें कि इनमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं। याद रखेंगे विकल्प नंबर केवल 2 आपके सही हैं, पहला दूसरा है। ठीक है, 2 विकल्प आपके सही है। इकोटोन के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि इकोटोन क्या है, बताइए। ठीक है, इकोटोन के बारे में पूछा गया, तो देखिए इकोटोन के बारे में समझे कि इसमें ऐसी प्रजातियों हो सकती हैं जो सीमावर्ती प्राणियों में
पाई जाने वाली प्रजातियों में पूरी तरह से भिन्न है। तो पहला जो कथन है आपका सही हो जाएगा। दूसरा कि ये प्राकृतिक व मानव निर्मित हो सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इकोटोन प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार से हो सकते हैं, इसीलिए विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला, एक तरफ योजनाएं दी गई है, दूसरी तरफ निर्माता। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से सही युग्म है, ठीक है, बताइए। जैसे गांधीवादी योजना की अगर बात करें, तो गांधीवादी योजना के जो निर्माता रहे वो श्रीमन नारायण रहे हैं। तो श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमन नारायण। दूसरा है पीपुल्स प्लान, तो पीपुल्स प्लान के बारे में M.N. राय के बारे में कहा जाता है, ये इसके निर्माता है। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना का जो संबंध है वो महात्मा गांधी से नहीं है दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा जयप्रकाश से, जयप्रकाश, जयप्रकाश। और वो कौन से जयप्रकाश, तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण, नारायण, इसका संबंध इससे। तो विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा और विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। तीसरा वाला गलत था। अब आप तीसरे को याद रखेंगे कि सर्वोदय योजना का संबंध जयप्रकाश नारायण से था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो पहला दूसरा सही है। किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, ठीक है, बताइए। किस देश ने ऐसा कार्य किया कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? सही जवाब की तरफ बढ़ेंगे तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ उद्योग केंद्र और दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। जैसे बात करें डेट्रॉइट की, तो डेट्रॉइट अमेरिका में पाया जाता है और ये किसके लिए जाना जाता है, तो डेट्रॉइट पाया जाता है मोटर कार के लिए। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ओसाका की बात करें तो दोस्तों ओसाका आपका जलपोत के लिए जाना जाता है। ओटावा की बात करें तो ओटावा आपका कागज के लिए जाना जाता है, ठीक है। और पेरिस की बात करें तो पेरिस एयरक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, 2 3 4 1, तो 2341 आपका सही जवाब होगा। 2341 ऑप्शन नंबर डी, 2341। अध्यक्षीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए अध्यक्ष के बारे में। पहला कथन कह रहा है कि इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्षीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो अध्यक्षीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग होता तो कथन आपका सही होता, इसीलिए इसमें गलती है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं शासन का प्रमुख होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं शासन का प्रमुख दोनों होता है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। याद रखेंगे अध्यक्षीय लोकतंत्र के बारे में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व विरासत स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि उत्तर प्रदेश में 9 विश्व विरासत स्थल हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहला ही पहले तो गलत हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 विश्व विरासत स्थल नहीं है, यहाँ पर संख्या 3 है। कितने हैं? 3 विश्व विरासत स्थल है। दूसरा है ताजमहल को वर्ष 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो दूसरा भी कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा भी कथन, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1993 ना होकर यहाँ पर होना चाहिए 1983। तो 1983 में देखिए तो ताजमहल को, ठीक है, और 1983 में एक स्थान और जिसका नाम था लाल आगरा का किला, ठीक है, किसका? आगरा का किला। तो आगरा में ही ताजमहल है, आगरा में ये लाल किला है। इन दोनों को विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, फतेहपुर, क्योंकि टोटल उत्तर प्रदेश में 3 ही है, फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी को जिस सूची में शामिल किया गया था वो 1986 में किया गया था, 1986 में, ठीक है। तो यही 3 विश्व विरासत स्थल है उत्तर प्रदेश में, जो ऑप्शन आपका डी कर देगा कि एक भी सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, ये देखिए चीजें याद रखना है। 1983 में ताजमहल आगरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, उसके बाद 86 में यानी 3 वर्ष बाद फतेहपुर सीकरी को भी शामिल किया गया, और तीनों को तीनों चीज आपकी आगरा जनपद में ही आती है, लाल किला भी, ताजमहल भी और फतेहपुर सीकरी भी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्योग एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही दिए गए? जैसे पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या की बात करें तो 1 हो जाएगा केवल। कितने राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में? केवल 1, वो भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो वन्यजीव अभ्यारण्य 7 न होकर कितने टोटल? 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसीलिए पहला आपका कथन गलत है।
दूसरा को उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपका कथन गलत सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। कहाँ पर है याद रखना, एक तो चंदौली में है, और इसकी स्थापना पूछी जाती तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी चंदौली में। तो ये कथन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया प्रश्न कह रहा है कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर 3 कथन दिए गए प्रश्न नंबर 60 में। अब देखिए पहले कथन को पढ़ेंगे। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो प्रधानमंत्री है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है संसद के निचले सदन का प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विकृत किया जा सकता है। कह रहा है कि संसद के निचले सदन का, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक आपका उच्च सदन होता है और एक आपका होता है निम्न सदन, जिसको निचला सदन कहा गया है, निचला सदन। ठीक है, तो निम्न और निचला सदन के बारे में, उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, और लोकसभा को कहा जाता है निचला सदन या नीचा सदन, लोकसभा, ठीक है, या निम्न सदन। तो इनको नाम दिए गए हैं कि किसको क्या सदन नाम दिया जाता है। यहाँ पूछा गया कि संसद के निचले सदन का जो गठन है वो किसकी सिफारिश पर किया जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त तो सभी आपके सही जवाब होंगे। रुधिर वर्ग, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि रुधिर वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो विकल्प दिए गए 4 इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब एक एक करके हम समझेंगे। जैसे पहला दिया गया है, पहला कह रहा है कि रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए, ठीक है, और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, तो बिल्कुल सही है। ये किसकी बात हो रही है, रुधिर वर्ग ए की। दूसरा कह रहा है रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, ये भी पहला भी सही और दूसरा भी सही। तीसरा कह रहा है रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होते हैं, तो दोस्तों ये कथन आपका गलत दिया गया है, ये कथन आपका गलत दिया गया है। रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, तो ये कथन आपका सही दिया गया, इसीलिए विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये कह रहा है रुधिर वर्ग ए बी में, ठीक है, एंटीजन ए भी दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर दे रहा है कि एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, यहाँ पर एंटीजन होना चाहिए था, एंटीजन दोनों उपस्थित होते ए बी में। अगला प्रश्न, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में सामान्यतः रक्त दाब घटता है कि बढ़ता है, उतना ही रहता है कि बदल जाता है। याद रखेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का जो रक्त दाब होता है वो भी आपका क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। वैसे सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है 120/80, यानी 120/80 होता है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कह रहा है कि अपमार्जक मेले कपड़ों में सरलता पूर्वक तेल एवं गंध निकाल देते हैं। दूसरा अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कणों के साथ कोई विलेयक अवक्षेप नहीं मिलाते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। आपने दोनों कथनों का अध्ययन किया, अब आप बता सकते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके समाचार पत्र दिए गए, दूसरी तरफ संपादक दिए गए। जैसे गांधी और लेनिन, ये समाचार पत्र एक तरीके से, इनके संपादक कौन थे, तो याद रखें इनके संपादक थे श्रीपाद अमृत डांगे। दूसरा नवयुग, इंपोर्टेंट है नवयुग, इसके संपादक आपसे पूछे जाते हैं, तो नवयुग के जो संपादक थे वो थे आपके मुजफ्फर अहमद। तीसरा इकबाल, तो इंकलाब है, माफ कीजिए इंकलाब, इंकलाब के कौन थे, गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन। और चौथा लेबर किसान गरट, तो इसके कौन हो जाएंगे, विकल्प नंबर डी। तो ये चारों शुरू में लेते हैं, 1 2 3 4 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कथन कारक के माध्यम से। कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में क्रांतिक कड़ी प्रजातियां बहुआयतन में पाई जाती हैं। कारण है कि ज्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज व फल निक्षेप पर निर्भर रहता है। तो इसी प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो विकल्प नंबर डी। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्नों को लेकर आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि यह एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए अब आपके सामने क्या कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है यहाँ पर कि इसकी उत्पादकता इसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है।
तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों कथन गलत होंगे। बिल्कुल सही जवाब आया राकेश जी का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, तो 72 किलोमीटर की चाल से 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, ये किसका प्रश्न है? रेलगाड़ी का प्रश्न है। प्रश्न के 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर देखिए लंबाई देगी 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसे 260 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो ये समझे कि इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौका 72, 5 4 20। तो इसकी जो चाल आगे वो कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए इतनी लंबी तो ये रेलगाड़ी दी गई है और इतना लंबा पुल दिया गया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे आप। 220 आपका रेलगाड़ी का और 260 आपका किसका? ये आपका पुल का। टोटल आपकी अगर हाइट नापी जाती हो जाएगा 0.8 और कितना हो जाएगा 4, यानी 480 किलोमीटर आपकी कुल लंबाई हो जाएगी मीटर। और 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 48 को तो 24 बार, तो इसकी जो गति रहेगी वो 24 समय में इसको पार कर देगी, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि फूची 1 को फूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ मरुस्थल और दूसरी तरफ देशों को दिया गया है। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल दोस्त आपका बोत्सवाना में पाया जाता है, तो आप इसको टिक कर देंगे। दूसरा दिया गया पैटागोनिया का मरुस्थल, तो पैटागोनिया का मरुस्थल दोस्त आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो आप इसको टिक कर देंगे। अटाकामा का मरुस्थल ये उत्तरी चिली में पाया जाता है, और ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने स्वयं को दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने अपने आवारा कुत्तों की संपूर्ण आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज और टीकाकरण किया है? तो ये जो कार्य किया गया है दोस्तों आपके भूटान के द्वारा किया गया है, तो विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, भूटान के द्वारा ये कार्य किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अबाबील नामक जो मिसाइल है, अबाबील नामक जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का संबंध कौन से देश से है? तो ये दोस्तों आपके पाकिस्तान से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा? पाकिस्तान से हो जाएगा। अगला कि भारत में फल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि भारत में वेनिला, देखिए आपने शायद फल ये देखा होगा, वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, या कर्नाटक दे रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, 71 का पहला सही हो जाएगा। दूसरा कि भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन आसाम, तो आसाम दोस्त आपका गलत हो जाएगा। भारत में जो केले का सबसे बड़ा उत्पादक होता है वो दोस्त आपका आंध्र प्रदेश होता है। कौन सा? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का भारत में सर्वाधिक आम उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो आम के उत्पादन में भी दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आम के उत्पादन में टॉप पर कौन है? याद रखेंगे, यहाँ पर भी आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो केले के उत्पादन और चाहे आम के उत्पादन दोनों में ही आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, इसलिए केवल विकल्प नंबर पहला आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया प्रश्न है यूपी जीके से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि इनमें से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किसे कहते हैं? याद रखेंगे, ये आपका दिल्ली दिया गया है, और दिल्ली के पड़ोसियों को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंतर्गत हमने शामिल किया है। वैसे बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने राज्यों के जिले आते हैं, तो राज्यों की अगर बात करें यहाँ पर तो 3 राज्य इसमें आते हैं। ठीक है, कितने राज्य आते हैं? 3। कौन कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पर हम तीनों राज्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला आता है आपका यूपी, और यूपी के कितने जिले आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में? तो यूपी के 8 जिले आते हैं। दूसरा राज्य आता है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों 2 जिले आते हैं, एक आपका अलवर, दूसरा आपका भरतपुर। अब बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा के कितने जिले आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत? तो दोस्तों 14 जिले आते हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ यूपी के पूछा कि कौन सा जिला नहीं आता, तो यूपी की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों पर मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन आता है। दूसरे की बात करें आप देखिए एक दिया गया शामली, तो शामली आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन आता है। तीसरा यहाँ पर दिया गया मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन आता है। सहारनपुर की बात करें तो ये अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन नहीं आता, तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रवाल व्यक्तियों के बारे में, कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। उनका यहाँ पर देखिए वो भी दिया गया है कि कितने नॉर्थ और कितने साउथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा है कि इनके जीवित रहने के लिए
10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। तो ये तापमान वाला जो क्राइटेरिया दिया गया गलत दिया गया है। किसकी बात हो रही है? प्रवाल की। तो इनके लिए जो तापमान होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस आपके लिए उचित तापमान बताया गया है। तो कारण तो आपका गलत हो गया, कारण आपका गलत हो गया। इसीलिए आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि कथन ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्लाई एश के बारे में। फ्लाई एश के बारे में आपको बताना है कि इससे संबंधित दो कथन दिए गए, वो कौन कौन से कथन सही है फ्लाई एश के बारे में। अब देखिए फ्लाई एश के बारे में पहला कथन कह रहा है कि यह भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, फ्लाई एश भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। दूसरा कि इसका उत्पादन कोयले से चलने वाली बिजली और भाप पैदा करने वाले संयंत्रों के लिए किया जाता है। तो ये भी कथन आपका सही है। दोनों ही कथन दोस्तों आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है कि किसमें नहीं किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, एक एक करके समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो अवतल दर्पण हो गया, ये तो बिल्कुल आपका सही हो गया। दूसरा कि दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु, तो इस कार्य के लिए भी दोस्तों आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर भी अवतल दर्पण का। तीसरा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, वहां पर भी आपके अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला स्ट्रीट लैंप, तो स्ट्रीट लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसका? याद रखेंगे उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और एक जगह और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जब भी आप ड्राइवरिंग कर रहे होते हैं तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए, ठीक है, गाड़ी से बाहर का दृश्य देखने के लिए आप किस शीशे का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ देखिए तांबा दिया गया है और पूछा कि ये तांबा है वो किधर जाके मिलेगा। तो तांबा का जो संबंध है वो आपका क्यूप्राइट से हो जाएगा। पारा की बात करें तो पारा आपका शनिवार से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किससे हो जाएगा? शनिवार से। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में जो बॉक्साइट होता है इसका अयस्क, ठीक है, ये अयस्क हो गया। जिंक ये आपका इससे जाके सम्मिलित हो जाएगा कैलामाइन से। तो इसी प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। बात किसकी हो रही है? राज्य प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम किस वर्ष आया था। तो ये जो अधिनियम भारत में आया था ये आपका 1985 में ये अधिनियम आया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श पर, किसके? सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर। यहाँ पर होना चाहिए राज्यपाल, राज्यपाल की सलाह पर। और किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष 62 वर्ष का होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल बिल्कुल सही दिया गया। अगर वही अध्यक्ष का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाता दोस्तों, तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष होता है। तो विकल्प नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि किचन कैबिनेट के संदर्भ में विचार कीजिए। शब्द आपने सुना किचन कैबिनेट, ठीक है, किचन कैबिनेट। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि किचन कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन दिया गया है कि यह कैबिनेट 10 से 12 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनाई जाती है जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये 10 से 12 व्यक्तियों को मिला के तो बनाई जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि इसका जो प्रमुख होता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता। यहाँ राष्ट्रपति की जगह प्रमुख होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। और ये जो कैबिनेट बनाई जाती है वो 15 से लेकर 20 प्रमुख व्यक्तियों को लेकर बनाई जाती है। तो इसीलिए पहला कथन आपका गलत है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु तो इसके बाहर के भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र, परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। इसीलिए दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भावी बुद्ध माना जाता है। क्या पूछा गया प्रश्न? कि निम्न में से किसे भावी बुद्ध माना जाता है। याद रखेंगे यहाँ पर मैत्रेय को भावी बुद्ध माना जाता है। ये प्रश्न आपके कल वाली क्लास में भी आया था और मैंने आपको बताया था पुराने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमने जो कराया था
उस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, तो विश्व में पाए जाने वाले घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में लंबी एवं सघन घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कथन कैसा है आपका, बिल्कुल सही है। दूसरा है न्यूजीलैंड में इन घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो घास के मैदानों को कहा जाता है वो कैंपोस ना करके कैंटरबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंटरबरी के नाम से न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को जाना जाता है। तो इसीलिए दूसरा वाला कथन आपका गलत है, पहला सही है। विकल्प नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, बताइए फटाफट क्या जवाब होगा। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों नोट कर लेना, उनको वेल्ड कहा जाता है। क्या, वेल्ड। मैं आपसे पूछता हूँ ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, तो नोट कर लेना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदानों को कहा जाता है उनको डाउन्स कहा जाता है। क्या, डाउन्स कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, हंगरी। ठीक है, तो हंगरी में आप नोट कर लेना दोस्तों, हंगरी में घास के मैदानों को पुस्ताज कहा जाता है। क्या, तो पुस्ताज कहा जाता है। तो ये सब घास के मैदान पाए जाते हैं। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो कमेंट करके फटाफट बताइए उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्याज से पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, एक आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर साधारण ब्याज। हमारे पास देखिए क्या दिया है, P दिया नहीं तो P की जगह P को रखेंगे, रेट दिया है 8% और समय दिया हमारे पास 4 वर्ष, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 और बराबर क्या होता है SI। तो यहाँ पर हमारे सामने दिया है कि इतना हो जाता है, यानी मिश्र धन हमारे सामने दिया है, मूलधन दिया ही नहीं है। जब मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन में से क्या घटाना होगा आपको दोस्तों, 3300 दिया है तो इसमें से आपको मूलधन घटा दीजिए, यानी P घटा देंगे तो आपके सामने ब्याज निकल के आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका 32, यानी ये हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 32P और नीचे कितना हो जाएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 3300 और माइनस P। ठीक है, इस 100 को आप यहाँ से उठा के ले जाएंगे तो इधर आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 का, तो इधर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 32P बराबर इधर हो जाएगा 3300। ठीक है, और जब 100 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 शून्य और बढ़ जाएंगे माइनस 100P। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब देखिए 3200 ये है आपके इधर और इधर आपके 100P दिए गए, इनको आप क्या करेंगे, इधर इनका पक्षांतर कर लेंगे आप। ठीक है, इनका क्या कर लेंगे आप, इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो इधर ये हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा आपका इधर 132P, 132P बराबर ये हो जाएगा 3 और 4 शून्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालनी तो 132 आपके अपॉन में चले जाएंगे 132, और 132 से जब आप इस संख्या को काटेंगे तो 132 से ये संख्या आपकी कट जाएगी 25 बार, कितने, ये वाले 3300, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2500। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 2500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी। आगे बात करेंगे, ये देखिए किसका प्रश्न है, ये आपका दिया गया दोस्तों आपके कैलेंडर का, और कैलेंडर का प्रश्न आपके हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे यूपी पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। ये कह रहा है कि 5 जनवरी 2028 को बुधवार था, तो 5 अप्रैल 2028 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया गया 5 जनवरी कौन सी वर्ष है 2028, और आपसे पूछा है 5 अप्रैल। ठीक है, और सन क्या रहेगी 2028, तो जनवरी से 28 के बीच दिनों को काउंटिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो 5 जनवरी दे दिया है, तो जनवरी में जो दिन बचे वो कितने बचे 26, फिर फरवरी में दिन कितने आ जाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष है तो यहाँ पर 29। ठीक है, फिर मार्च में कितने दिन आ जाएंगे, तो मार्च में हो जाएंगे 30। ठीक है, फिर उसके बाद अप्रैल में कितने दिन है, तो 5। इन टोटल आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 15 और 5 20 का 0, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 8 9 90 दिन आपका ये आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल योग करके, ये आपके सामने 90 दिन निकल के आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है देखिए, 5 यानी 26 आपका जनवरी महीने में रहा। ठीक है, 26 दिन आपके जनवरी महीने में, जनवरी आप ऐसे देखते चले। ठीक है, फिर फरवरी में कितने 29, तो आपके कितने फरवरी। ठीक है, उसके बाद मार्च में कितने आएंगे आपके, मार्च में दोस्तों 31 आएंगे। ठीक है, 31 आएंगे, तो यहाँ पर माफ कीजिए 31 आते हैं मार्च में,
तो यहाँ पर आप मार्च में 31 से 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 91 डे। तो टोटल दिन कितने आ रहे हैं 91। ठीक है, उसके बाद फिर अप्रैल में 5 आप ऐड कर लेंगे, तो टोटल ऐड करेंगे तो ऑप्शन आएगा 91। इसको 7 से जब आप विभाजित करेंगे तो इसका आ जाएगा 0, और 0 का अर्थ होगा कि बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो बुधवार ही आएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये कैलेंडर का प्रश्न था दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, फायर वर्ड उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित JCB पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है। यहाँ पर उपन्यास का नाम याद रखेंगे फायर वर्ड्स। तो ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ये दिया गया आपके पेरुमल मुरुगन को। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। पेरुमल मुरुगन कौन है? तो ये तमिल लेखक है, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम था फायर वर्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है वो दोस्तों आपकी की गई है मेघालय राज्य में। कितने % मेघालय में दर्ज की गई है? तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, 27.95% दर्ज की गई है दशकीय वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में विचार कीजिए। पहला कह रहा है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कि समतापीय ओजोन सरण है तो जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो ओजोन परत है उसके क्षरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसी का है। दूसरा, इसका व्यापारिक नाम नेफ्रॉन है। तो ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका व्यापारिक नाम क्या है? नेफ्रॉन होता है, सॉरी माफ कीजिए, फ्रेऑन होता है। तीसरा है, इसका उपयोग फ्लेमिंग जेट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, क्योंकि इसका जो उपयोग किया जाता है तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, कंडीशन में, शीतलक के रूप में। तो विकल्प नंबर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों कि की स्टोन प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये की स्टोन प्रजाति कौन सी होती है? देखिए, पहला कह रहा है कि ये प्रजातियां किसी सामुदायिक प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर प्रभाव दर्शाती है। पहला कथन सही। दूसरा, ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दूसरा कथन भी सही, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। याद रखना है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1920 में। इसमें क्या क्या हुआ था? तो याद रखेंगे, कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। तो किस में की थी? इसी अधिवेशन में की थी। दूसरा कार्य आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिया गया है कि रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनाने की अनुमति नहीं दी गई। तो इसी प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन से कोलाइड है? यहाँ पर पूछा गया कि कौन कौन से कोलाइड है। तो दोस्तों देखिए, रक्त को कोलाइड में रखा जाता है, दूध को भी कोलाइड में रखा जाता है, और आपका आइसक्रीम को भी कोलाइड में रखा जाता है। शहद को कोलाइड में नहीं रखा जाता। तो इसीलिए विकल्प होगा 1, 2, 4। विकल्प नंबर 1, 2, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसीलिए हो जाता है, पहले तो आपको याद रखना कि यूपी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो उनकी संख्या आपको याद रखनी है कि 9 अधिवेशन हुए। कितने? याद रख लेना दोस्तों, 9 अधिवेशन हुए। ठीक है, देखिए अब कौन कौन सी जगह पर 9 अधिवेशन हुए। तो देखिए, पहला जो ये यहाँ पर क्रम से बताते चलेंगे, 1988 में एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद 92 में हुआ, और एक आपका 1910 में हुआ। तो ये जो 3 अधिवेशन हुए थे दोस्तों, ये 3 अधिवेशन आपके होते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन कौन से? देखिए, 1988 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1992 और 1910 का कांग्रेस का अधिवेशन, सॉरी 1888 का, 1892 और 1910 का, 3 प्रयागराज में होते हैं। उसके बाद 3 ही आपके होते हैं लखनऊ में। लखनऊ में पहला जो होता है वो 1899 में होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो 1916 में होता है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है 1916 में। ठीक है, ये 1916 में। और तीसरा जो होता है वो 1936 में होता है। तो ये तीनों के तीनों होते हैं दोस्तों आपके लखनऊ में। हमसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने हुए, तो टिक कर देना कि 9 उत्तर प्रदेश में हुए। कौन कौन से हुए? तो 3 तो ये प्रयागराज में, और 3 आपके हुए लखनऊ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक आपका होता है 1905 में, और ये होता है आपका दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ये भी पूछा जाता है कि वाराणसी में कब हुआ, तो 1905 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक होता है आपका कानपुर में, और कानपुर वाला तो सबको पता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, 1925 वाला। तो आप इसको नोट कर लेना, कानपुर। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो अधिवेशन यूपी में होता है वो होता है 1946 में, और ये अधिवेशन होता है मेरठ में।
ठीक है। तो इसी प्रकार ये टोटल आप इन 9 को याद रख लेना कि कौन सा अधिवेशन कहाँ कहाँ पर होता है। ये टोटल 9 अधिवेशन आपके कानपुर में, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में हुए। ठीक है। अब पूछा गया कौन सा अधिवेशन कहाँ होता है। जैसे प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो अधिवेशन हुआ कब हुआ था, 1888 में। कानपुर में कब होता है, 1925 में। लखनऊ में कब होता है, तो लखनऊ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो चेक कर लेना, यहाँ पर लखनऊ वाले में कब दे रहा है, 1899 में। उसके बाद बनारस या वाराणसी की बात करें तो 1905 में। अब विकल्प की तरफ आप नजर डालिए तो विकल्प नंबर आपका थोड़ा नीचे देखते हैं तो स्क्रॉल करके देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित यूपी का यह प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में नदियों के बारे में। ठीक है। पहला कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है, तो यह कथन कैसा हो जाएगा, गलत। क्योंकि सहारनपुर जिले की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बिजनौर। ठीक है, बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा कि सोन नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से प्रभावित होते हुए पटना, बिहार में पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। तो दूसरा कथन आपका सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। एक कमेंट करके आपको बताना कि यमुना नदी भारत में कौन से जिले से प्रवेश करती है, यमुना नदी। ठीक है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण, बताइए यमुना नदी भारत में, आपके लिए उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दर्रे से संबंधित प्रश्न है। पंगासो दर्रा पूछा गया, पंगासो दर्रा का अर्थ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम हो जाएगा, थालघाट महाराष्ट्र हो जाएगा, और जारोल दर्रा आपका राजस्थान हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिक कर देना। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बताइए। अब ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में आप सुनिए, इसको दिसंबर 2014 में तो लेकर आइए। कौन सा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कब आया ये, तो दिसंबर 2014 में इसको लेकर आए। ठीक है। अब ये क्या क्या करता है, इसके बारे में 2 कथन दिए गए कि यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम द्वारा केंद्रित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि इसके द्वारा तो क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। दूसरा कि इसका उद्देश्य स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण प्रदान करना है, तो ये भी सही है, विकल्प नंबर सी। अगला कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में विचार कीजिए और बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द का प्रयोग दिया गया है। पहला कि इस अधिनियम में 310 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो ये जो कथन दिया गया पहला, यही तो गलत दिया गया है, क्योंकि इस अधिवेशन में 321 तो आर्टिकल थे, तो 310 की जगह अनुच्छेद कितने थे, 321। और अनुसूचियों की अगर बात की जाती है, यहाँ पर 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियों की बात करें तो दोस्तों कितनी है, 12 अनुसूचियां वर्तमान में दी गई हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला गलत है तो बाकी तो तीनों सही होंगे। तो इन तीनों को आप पूरा पढ़ें, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है। पहला कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार संघीय, यहाँ पर देखिए दिया, पहली बार संघीय शासन की व्यवस्था की गई। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों की स्वायत्ता को प्रणाली अपनाएगी। तीसरा, मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए भारत में एक आरबीआई बैंक की स्थापना की गई। अगला, लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन से तरीके से लाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा में विश्वास किस तरीके से लाया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न करके, याद रखेंगे ये भी आपका इसी के अधीन आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के उद्घाटन पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न करके, तो पहला आपका धन विधेयक को स्वीकार करके, आवश्यक मुद्दों पर सरकार को हराकर कटौती प्रस्ताव पास करके, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चारों के चारों हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना। एक तरफ देखिए उपकरण, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। जैसे डायनामो की बात करें तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कोई सिविल सेवा का एग्जाम हो। डायनामो का जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, किसको, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत शेल की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसी प्रकार सभी सही सुमेलित हैं। अगला एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बताइए, देखिए एक तरफ क्या दिया गया, अर्थशास्त्री दिए गए, दूसरी तरफ सिद्धांत दिए गए। जैसे यहाँ पर हर्षमैन की बात करें तो हर्षमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने दिया था असंतुलन विकास का सिद्धांत। दूसरा गोनार्ड मेंडल, ये तो बहुत ही चर्चित अर्थशास्त्री है, इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रत्यगमन और प्रसार का, तो इनका ये हो जाएगा। दादाभाई नेहरूजी की बात करें तो दादाभाई नेहरूजी ने सिद्धांत दिया था निकास सिद्धांत का दिया था। और पी.सी. महालनोबिस ने टॉक्सॉन प्लानिंग का सिद्धांत दिया। तो 1 2 3 4 चारों सुमेलित, तो विकल्प नंबर पहला आपका सही जवाब होगा। अगला है MUDRA योजना के तहत किस ऋण श्रेणियों में दिए जाते हैं, बताइए ऋण किन श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये जो मुद्रा योजना है, ठीक है, मुद्रा योजना ये कब आई,
तो ये दोस्तों 8 मार्च, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योजना और केंद्र की योजना आपको पता होना चाहिए। 8 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया। ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया और इसमें ऋण देने की जो व्यवस्था की गई वो देखिए किशोरों को की गई। ठीक है, किशोर को, माफ कीजिए फिफू को, उसके बाद किशोर की बात करें तो किशोर को, तरुण को भी दी गई और यहाँ पर दिया प्रौढ़ को। तो इसमें प्रौढ़ को शामिल नहीं किया गया, तो इन 3 को शामिल किया गया, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 विकल्प नंबर बी। अगला, एक तरफ घास के मैदान दिए गए, दूसरी तरफ स्थान दिया गया। ये प्रश्न मैं भी ऊपर थोड़ा खड़ा किया है और मैंने एक कमेंट में भी आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान की। मैंने वहां पर आपसे पूछा था कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड की बात करेंगे दोस्तों, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। कैंटरबरी मैंने बताया था आपको कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। पर कैंटरबरी के लिए न्यूजीलैंड यहाँ पर ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो कैंटरबरी के लिए न्यूजीलैंड है नहीं, तो विकल्प नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां में बता के आया था ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और पुस्टार की बात करें तो दोस्तों आपके हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करंट का प्रश्न है दोस्तों, ये करंट का बताइए कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहां पर होगा। ये हल्दी वाले की बात हो रही है, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका जो बी वाला विकल्प है ऑप्शन नंबर मुंबई आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न गणित से कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 5:7 हो तो वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ या प्रतिशत कितना होगा। देखिए पहले दिया क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य, तो सीपी की बात करें दोस्तों आपका 5 हो जाएगा और इसका जो एसपी की अगर बात करें तो 7 हो जाएगा। 5 से 7 होने पर प्रॉफिट जो हो रहा है यानी जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 रुपए का। किस पे हो रहा है, 5 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 से काटेंगे। देखिए 5 से काटेंगे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। जैसे कह रहा है कि जैव विविधता अधिनियम, तो ये दोस्तों अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका 86 में, और हाथी संरक्षण अधिनियम ये आपका 92 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला कह रहा है कि विश्व की आधी जनसंख्या 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों के बीच संक्रिय है। दूसरा है भारत चीन संयुक्त अमेरिका 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों के बीच अवस्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला भी सही और दूसरा भी सही, विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋण अदायकी पूंजीगत व्यय है, ऋण पर दिया जाने वाला व्यय राजस्व व्यय है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों, पहला भी कथन सही और दूसरा भी कथन सही, विकल्प नंबर सी। शिमला सम्मेलन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो शिमला सम्मेलन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला कि 25 जून 2045 को शिमला में आयोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि इसकी डेट याद रखनी शिमला सम्मेलन की 25 जून 1945। दूसरा कि सम्मेलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आगे बढ़ेंगे, 105वां प्रश्न, निम्न से किस में कार्बन उपस्थित नहीं होता। यहाँ पूछा कार्बन किस में उपस्थित नहीं होता। विकल्प 4 दिए गए और सही जवाब आपके सामने दिया गया, बताइए फटाफट किस में नहीं होता। तो चांदी में नहीं होता, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हीरे की बात करें तो हीरा क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, अपरूप होता है कार्बन का। ठीक है, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ग्रेफाइट स्टेली काले रंग का होता है। कौन से रंग का, स्टेली काले रंग का, काले रंग का। यहीं पर कोयले की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कोयला ठोस कार्बन का, ठोस, ठीक, याद रखना, ठोस कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसीलिए विकल्प नंबर सी होगा। मैसूर के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ मैसूर के विलय की बात कर रहा है। ठीक है, बताइए फटाफट क्या क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पर जो पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, पहला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू पर फ्रांसीसी मित्रता का आरोप लगाकर आक्रमण किया था, तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों कथन आपके सही होंगे, विकल्प नंबर ए। जनहित याचिका के संदर्भ में आपको बताना है कि जनहित याचिका क्या होती है। देखिए जनहित याचिका के बारे में हमसे पूछा, पहला आप यहाँ पर पॉइंट पढ़ेंगे कि न्यायमूर्ति वी.आर. अय्यर और पी.एन. भगवती को जनहित याचिका का प्रणेता माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हितों का संरक्षण एवं समृद्धि करना, तो ये भी सही है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। अब इंसुलिन के बारे में आप पढ़ेंगे तो पहला कथन दिया है कि इसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित सेंगलहेंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका में होता है। तो बीटा कोशिका में उत्पादन होता है। इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह नामक रोग होता है। इसकी अधिकता से मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, तो इसका पहला कथन सही होगा, दूसरा कथन सही होगा, तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हार्मोन को स्रावित होने में हृदय गति बढ़ जाती है, उसका उत्तेजन का अनुभव होता है, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर बी। 110वां प्रश्न आपके सामने प्रश्न करा कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी असाधारण शक्तियों को प्राप्त हो जाती है। 2 कथन दिए गए। पहला करा है कि जब राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहला दूसरा दोनों कथन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए, दूसरी तरफ आपके जिले दिए गए। ठीक है, जैसे समसपुर पक्षी विहार की बात करें दोस्तों, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका रायबरेली में दिया गया है। ठीक है, रायबरेली में। दूसरा कैमूर वन्यजीव विहार, तो कैमूर वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर है, मिर्जापुर में। पार्वती अरगा की बात करें तो दोस्तों आपका गोंडा में, और चंद्रप्रभा की बात करें तो आपका चंदौली में। और ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार भी प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। कौन सा प्रदेश का पहला, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मेले दिए गए और उनसे संबंधित जिला पूछा गया। जैसे देवी पाटन मेला की बात करें तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, तो ये पहले का पहला आपका सही है। हरिदास जयंती की बात करें दोस्तों, मेरठ दिया, ये गलत हो जाएगा। हरिदास जयंती दोस्तों मथुरा में मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है, तो याद रख लेना दोस्तों, हरिदास जयंती मथुरा में मनाई जाती है, दूसरा गलत है। कलिंजर मेला कहाँ लगता है, तो ये दोस्तों बांदा में लगता है, ये आपका सही है। देवाशरी मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। अगला, पौधों में भ्रूण निकलता है, तो पौधों में जो भ्रूण निकलता है दोस्तों बीज से निकलता है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सतत विकास के बारे में, तो आप समझिए कि सतत विकास के बारे में पहला कथन है कि इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया जाता है। दूसरा, एजेंडा 21 का संबंध इसी से है, तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान होगा मानव विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो किया था महमूद उल हक ने, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, 1990 की कहानी है, 1990 की। ठीक है, डॉक्टर महमूद हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने वर्ष 1990 में यूएनडीपी की सहायता से मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। परंतु 1990 पूछता है और यूएनडीपी की बात करता है, यूएनडीपी, तब आप इस दोनों को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी कमी से मनुष्य में रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है, तो क्यों होती है, क्या रीजन होता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। जो विकल्प दिया गया पहला वो कह रहा है कि शासन की शक्तियों को सीमित करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। तीसरा कह रहा है वर्तमान और भावी पीढ़ी की अभिशाला को पूर्ण करने के लिए। इसीलिए पहला सही है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, क्योंकि संविधान सभा की प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से 1 अध्यक्ष थे और 6 अन्य मेंबर थे। जैसे एन गोपाल स्वामी अय्यर बिल्कुल थे, टीटी कृष्णामाचारी बिल्कुल थे, सैयद मोहम्मद शारदुल्ला बिल्कुल थे, एन माधवाचारी ये भी थे। तो सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार ने संघरत इजराइल में भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, यानी इजराइल से भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का आपसे नाम पूछा है, नाम हो जाएगा ऑपरेशन अजय। तो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, सुमेलित करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। रवांडा की राजधानी की बात की जाए तो रवांडा की राजधानी क्या हो जाएगी, किगाली हो जाएगी। जाम्बिया की राजधानी की बात की जाए तो लूसाका, जाम्बिया की राजधानी क्या होगी, लूसाका। बहमास की राजधानी की अगर बात की जाए तो बहमास की राजधानी होगी नाशाऊ। और इजराइल की राजधानी की बात की जाए तो यरूशलेम, जिसे हम यरूशलेम कहते हैं। तो इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना सबसे पहले कब हुई, तो सबसे पहले जनगणना 2001 में हुई थी और दूसरी बार यह जनगणना 2011 में हुई थी। तो विकल्प नंबर डी।
अगला, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा धान, गन्ना एवं गेहूं की फसलों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो पहला कथन है वो तो आपका क्या हो जाएगा, पहला कथन। ठीक है, पहला कथन जो हो जाएगा वो आपका सत्य कथन हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एशियन टाइगर निर्यात प्रेरित ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, बता दीजिए कौन सा देश है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया, विकल्प नंबर डी। ठीक है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, बाकी सारे जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया की बात करें, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, टाइफाइड की बात करें, जीवाणु जनित रोग है। प्लेग की बात करें, जीवाणु जनित रोग है। पोलियो की बात करें तो ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब होगा। सरकारी आयोग की सिफारिश के संदर्भ में कथन बताइए। ये पहला कह रहा है कि ये एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद को जिसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, कराधान की शक्ति संसद में नियुक्त होनी चाहिए जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा दोनों ही कथन आपके दोस्तों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 77.72% है, जो कि आपका पहला कथन गलत दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो कितनी है, 67.72% है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गाजियाबाद है, और गाजियाबाद की जो साक्षरता दर दी गई वो कितनी दी गई है, तो ये नोट कर लेना 80.12% दी गई है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला तो गलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रश्न हम ऊपर देख के आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला आगरा है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। तो पहला विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो शामिल होने वाला जो पहला जिला था वो ये नहीं होगा। ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, ये बहुत सारे जिले हो जाएंगे इसमें शामिल होने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय क्षेत्र में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला। तो पहले जिले की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा शामली। ठीक है, पहला जिला कौन सा था, शामली, आगरा नहीं था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक कमेंट करके बताइए क्या सभी के यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, बताइए कितने लोगों के यहाँ बारिश हो रही है। पहला प्रश्न है कि खरवा जनजाति के लोगों में बिरादरी पंचायत एक प्रमुख राजनीतिक संगठन और समाज में न्याय एवं शक्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। दूसरा, बिरादरी पंचायत 3 स्तरों में बांटी जाती है जिसमें सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया होते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, दोनों कथन गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोकगीत, दूसरी तरफ गायन का अवसर दिया गया है। जैसे फाग की बात करें तो फाग होली उत्सव पर मनाया जाता है। फाग कब, होली। कजरी की बात करें तो कजरी विभाग के मौसमी गीत है। रशिया की बात करें तो रशिया कब होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है, कहाँ का, ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। और शोहर की बात करें तो संस्कार गीत है। इसीलिए सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 130वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शहर और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। बमाको की बात करें दोस्तों तो बमाको जो राजधानी दी गई वो माली की राजधानी दी गई है। ठीक है, किंगाली की बात करें तो अपने में किंगाली ऊपर देखा था रवांडा की राजधानी है। अस्मारा की बात करें तो दोस्तों ये इरिट्रिया की, और खार्तूम की बात करें तो दोस्तों ये सूडान की राजधानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, टोटल प्रश्न अभी तक हमने कितने कवर किए हैं, 130 प्रश्न कवर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर आपको बताना होगा कौन कौन से वो अधिकार हैं जहां से नागरिकता समाप्त की जाती है। अगर हम बात करें नागरिकता प्राप्त करने की तो 5 प्रकार से नागरिकता ली जाती है और त्यागने के 3 रीजन बताए गए हैं। वो 3 रीजन कौन कौन से। पहला रीजन है कि यदि नागरिक सामान्य रूप से 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा है यदि नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा व्यक्त की है तब भी अब वो बाहर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर पहला। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में निम्न में से किसने कहा है कि सबके लिए समान अवसर पैदा करना, अमीर और गरीब के बीच अंतर मिटाना तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व होता है। और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था। तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट की बोरियों में चीनी के पैकिंग की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है।
किया जाए, चीनी को खुले बाजार में बेचने की छूट दी जाए, राशन की दुकानों के लिए वितरण हेतु चीनी राज्य सरकारें खुले बाजार से ही क्रय करें। 3 कथन है, किस समिति की किस समिति ने चीनी उद्योग के संदर्भ में ये सिफारिशें दी थी? तो बताइए सारी सिफारिशें किस समिति ने दी थी? तो ये दी थी रंगराजन समिति ने। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, तालाब के तल का ऊपर उठा प्रतीत किसका देता है? तो तालाब हो ना, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तो इनका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये किसका संकेत करते हैं? तो ये संकेत करते हैं अपवर्तन का। ठीक है, अपवर्तन का। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जीआई टैग प्राप्त वांचो काष्ठ कला कहाँ से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपके जो कला संबंधित है आपके अरुणाचल प्रदेश से, याद रख लेना, वांचो काष्ठ। अगला, एक निश्चित कूट में, अब ये प्रश्न किसके आने लगे? तो याद रखेंगे ये रीजनिंग का प्रश्न आने लगा। कह रहा है कि एक निश्चित कूट में सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया इसको इन शब्दों से जाना जाता है, तो उसी कूट में आपको एरिश को किस नाम से जाना जाएगा? अब देखिए सब्जेक्ट में क्या किया है, एस में +1 किया तो टी आ गया, ठीक है, यू में +2 किया तो डब्ल्यू आ गया, फिर +3 किया गया, फिर +4, फिर +5, फिर +6, ऐसे प्लस किया गया। तो आप भी प्लस कीजिए, एक में ए में +1 करेंगे बी आएगा, तो देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि बी स्टार्टिंग से आ रहा है ना, बी। ठीक है, उसके बाद आर में +2 करेंगे तो आर 18 पर 20 2, तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हो गया खत्म। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है कि ज्वारी वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वारी वन के बारे में, ये भारत के गंगा, गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। दूसरा है, केंजूरीना केरवा एवं वेदी ज्वारी वृक्ष है जो समुद्री कटाव को रोकते हैं। अब ये 2 कथन दिए गए, दोनों के दोनों कथन आपके सही पाए जाते हैं ज्वारी वन के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि साक्षरता दर की गणना के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये प्रश्न भी पिछली एसटी में आया था, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा 7 वर्ष। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार घटते स्त्री साक्षरता दर वाले राज्यों को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब डाउनफॉल में आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो देखिए जो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए सबसे ज्यादा जो साक्षरता पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश की पाई जाती है। तो इन राज्यों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आपका ऊपर नंबर पर होगा। उसके बाद जो पाई जाती है वो पाई जाती है झारखंड की, उसके बाद पाई जाती है राजस्थान की, राजस्थान इसमें है नहीं है, तो बिहार ले लीजिए। किसको ले लीजिए? बिहार को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी? तो याद रखेंगे विश्व की जो प्रथम नगरीय बस्ती थी उसका नाम था लंदन, और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1810 में, और इसमें जो जनसंख्या हुई थी उस समय 10 लाख हुई थी। अब 10 लाख, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमने क्या किया, 140 कंप्लीट प्रश्नों को कवर किया। आप ये बताइए कि इन 140 प्रश्नों में से आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया, क्योंकि आपको कितने सही करने, कट ऑफ देखने के बाद आपका लक्ष्य होना चाहिए 60+, या फिर होना चाहिए 70+, या फिर होना चाहिए 80+, क्योंकि वहां तो हमने देखा 50+ दिखा रहा है किसका, ARO का, और लेखा वाले आरओ की अगर बात करें तो वहां पर भी 50+ दिखा रहा है। बट हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए जीएस में 70+, और हिंदी में कितना होना चाहिए 55+, टोटल योग करें तो 125+ होना चाहिए हमारा लक्ष्य। तो ये आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।